Hello students, how are you? I hope you will find at your home. Now you are watching the online educational channel of SD Senior Secondary School, Karavra, Manakpur. Today we are discussing here your geography chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Land means भूमि, soil मिट्टी, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और वन्य जीवन संसाधन। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, कहता है तंजानिया के एक छोटे से गांव में। तंजानिया कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। ओके। माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर। माम्बा सुबह जल्दी उठती है पानी लाने के लिए। सी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे, उसे लंबे रास्ते बहुत लंबी दूरी तक जाना पड़ता है। एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स, और वो कई घंटों के बाद लौटती है। सी देन हेल्प्स हर मदर इन हाउस, उसके बाद वह घर के कार्यों में अपनी मम्मी की मदद करती है। एंड जॉइन्स हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स, और फिर अपने भाइयों के साथ शामिल हो जाती है बकरियों की देखभाल करने में। ऑल हर फैमिली ओन्स ए पीस ऑफ रॉकी लैंड, उसका सारा परिवार एक जो भूमि का पथरीला टुकड़ा है उसी के मालिक है। अराउंड देयर स्मॉल हट, जो उसकी झोपड़ी के चारों ओर स्थित है। माम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मैजी, माम्बा के पापा मुश्किल से ही कुछ ज्वार उगा पाते हैं। एंड बीन्स और सेम ऑन इट, इस पर। आफ्टर टॉयलिंग हार्ड वर्क, काफ़ी कठिन मेहनत करने के बाद। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर, और ये कहता है पूरे साल के लिए उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इट मीन्स माम्बा के पास एक छोटा सा खेत है और उसके पापा बड़ी मेहनत के बाद उसके पर थोड़ा सा सेम और ज्वार उगा पाते हैं, जो उस पूरा साल भर के लिए उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता है। उसके बाद आता है पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ शिप रियरिंग रेजिन इन न्यूजीलैंड। पीटर जो है वो न्यूजीलैंड के एक भेड़ पालने वाले क्षेत्र में रहते हैं। वेयर इज़ फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ पर उसका परिवार जो है वो एक ऊन बनाने वाली प्रक्रिया की फैक्ट्री चलाता है। एवरी डे, हर रोज़ वैन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब वह विद्यालय से लौटता है। पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप, पीटर जो है अपने अंकल को भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन, उनकी जो भेड़ का आंगन है वो बहुत चौड़े खुले घास वाले मैदान पर स्थित है। विद हिल्स इन द फॉर डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर पहाड़ियाँ स्थित है। इट इज़ मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे, ये कहता है वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया गया है। यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, पीटर का परिवार जो है वो सब्जियां भी उगाता है। कार्बनिक जो खेती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए सब्जियों को उगाता है। यहाँ पर हमने दो केसेस देखे। फर्स्ट में हमने देखा तंजानिया के अंदर, तंजानिया का जो विलेज है अफ्रीका में, उसको जहाँ माम्बा जल्दी उठती है, उनके पास एक भूमि का टुकड़ा है और उस पर वो इतना पर्याप्त नहीं उगा पाते कि वो पूरा साल भर जीवित मतलब उनके लिए पर्याप्त हो। दूसरी जो फैमिली है पीटर की, वो है हमारी न्यूजीलैंड की। उसके पास एक बड़ा सा खेत है, शिप रेयरिंग कारखाने में वो काम करता है जहाँ पर ऊन बनाई जाती है। उसके साथ साथ उनके पास एक भूमि है जहाँ पर उन्होंने कहते हैं बहुत ही जो नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए वो उस पर साइंटिफिक तरीके से उन्होंने उनको व्यवस्थित किया हुआ है उस खेत को, और उस पर वो सब्जियाँ वगैरह भी उगाते हैं। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, माम्बा और पीटर जो है वो देश के संसार के दो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। लीड वेरी डिफरेंट लाइफ, और अलग अलग जीवन जीते हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, ये जो अंतर है ये कहता है भूमि की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी होती है भूमि की गुणवत्ता के अंतर के कारण है। सॉयल मिट्टी की, वाटर पानी की, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति की, एनिमल्स जानवरों की, एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी और तकनीकी के प्रयोग की। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज, इस प्रकार के संसाधनों की जो उपलब्धता है। इज द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, वो कहता है मुख्य कारण है कि एक स्थान को दूसरे स्थान को अलग करती है। इट मीन्स जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पानी हमें किस तरीके से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और हमसे जो दूसरे एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको पानी कितनी मात्रा में उपलब्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सी सब्जियां वहाँ पर उगाते हैं, कौन सी फसलें वहाँ पर लगाते हैं। इट मीन्स ये सब हमारी जो अलग अलग प्लेस की जो लैंड है और पानी की उपलब्धता है उस पर निर्भर करता है लैंड।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस लैंड। लैंड क्या है? लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। पानी जो भूमि जो है वो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। यह पृथ्वी के कुल धरातल का 30% एरिया कवर करता है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और कहता है ये जो सारा हिस्सा है छोटी सी परसेंटेज का, वो कहता है निवास के लिए पर्याप्त नहीं है। पूरे पृथ्वी की धरातल के लिए निवास के लिए पर्याप्त नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कहता है अनइवन विषम जो डिस्ट्रीब्यूशन है, विभाजन है, वितरण है जनसंख्या का इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों में ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, इज मेनली ड्यू टू द वेरिएड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। ये कहता है विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं भूमि और जलवायु की, उसके आधार पर है। द रग टोपोग्राफी, कहता है ऊबड़ खाबड़ भौगोलिक स्थिति, स्टीप स्लोप्स, ढलाने ऑफ द माउंटेन्स, पर्वतों की, लो लेइंग एरियाज, निम्न क्षेत्रों में रहने वाले, सक्सेसिबल टू वाटर, जहाँ पानी की उपलब्धता पीछे यानी लॉगिंग पीछे छूटती रही है। डेजर्ट एरिया, सुनसान क्षेत्र, थिक फॉरेस्टेड, घने बसे हुए जंगल एरिया क्षेत्र, आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड, वो कहते हैं कम विकसित या कम जनसंख्या वाले होते हैं, और अनइनहेबिटेड या वहाँ पर निवास नहीं होता है। प्लेन्स एंड रिवर्स, वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, मैदान और नदियाँ घाटियाँ जो हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। हैंस इसके अलावा दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार के सघन या घने बसे हुए क्षेत्र हैं। इट मीन्स जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर बसती है? प्लेन्स में, रिवर्स में, वैलीज में, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए मतलब जो भूमि है वो सुटेबल लैंड प्रदान करते हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा संसार की ज़्यादा बसती है। लैंड यूज़, अब लैंड का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर। लैंड का जो कृषि भूमि है उसका उपयोग कई कहता है पर्पजेज उद्देश्यों के लिए किया जाता है, सच एज एग्रीकल्चर, कृषि, फॉरेस्ट्री, वन माइनिंग, खादान, बिल्डिंग पर्पजेज, निर्माण, मकान निर्माण में, रोड, सड़कों में, एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, और उद्योगों को स्थापित करने में भूमि का उपयोग किया जाता है। यानी हमें अगर कोई भी मकान बनाना आता है उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, कृषि करने के लिए उसके लिए भी रोड वगैरह बनाएंगे या कोई इंडस्ट्रीज बनाएंगे तो उसमें भी हमें भूमि की ज़रूरत होती है। दिस इज़ कॉमनली टर्म एज लैंड यूज, इसीलिए सामान्यतः इस टर्म को हम लैंड यूज़ कहते हैं, भूमि का उपयोग कहते हैं। कैन यू लिस्ट आउट ऑफ डिफरेंट वेज, क्या आप कुछ अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं? विच माम्बा एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड, जिसके अंदर माम्बा और उस पीटर की फैमिली भूमि का प्रयोग करते थे। यानी माम्बा का परिवार तो फसलें उगाता था भूमि के ऊपर, और पीटर की फैमिली ने अपनी उसके ऊपर एक कारखाना लगाया हुआ था भूमि के ऊपर। ठीक है, तो और भी आप लिस्ट बना सकते हो इस तरीके से। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर, कहता है भूमि का जो उपयोग है वो निर्धारित किया जाता है बाय फिजिकल फैक्टर, जो भौतिक घटक है उनके द्वारा, सच एज टोपोग्राफी, जैसे भौगोलिक स्थिति, सोयल मिट्टी, क्लाइमेट जलवायु, मिनरल्स खनिज, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता, यानी वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, जलवायु कैसी है, कहाँ पर कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, पानी की कितनी उपलब्धता है, ये सब भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, मानव घटक जैसे जनसंख्या और तकनीकी, आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज पैटर्न, कहते हैं वो भी कहते हैं महत्वपूर्ण घटक हैं भूमि उपयोग तरीकों के। यानी मानव जो घटक है वहाँ पर लोग कितने शिक्षित हैं, यानी कृषि करने वाले कितने लोग हैं, उन्हें कारखाने स्थापित करने वाले कितने हैं, भूमि का उपयोग यानी मानव किस तरीके से करता है इसके भी निर्धारित करते हैं। लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज, कहता है जो चुनिंदा देश हैं उनमें भूमि का उपयोग कहाँ पर किस किस क्षेत्र में कितना हुआ। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसमें क्रॉप लैंड यानी जहाँ कितने परसेंट पर फसलें उगाई जाती है, 6% पर। पैस्चर यानी चारवा भूमि कितनी है, खाली छोड़ी हुई भूमि कितनी है, 56%। फॉरेस्ट कितने पर है, 14% पर। और अदर यूजेज, अदर दूसरे जैसे बिल्डिंग है, फैक्ट्रीज हैं या रोड्स पर जो भूमि यूज़ हुई है उसमें है 24%। लाइक दिस ब्राज़ील में है क्रॉप लैंड है 9%, पैस्चर भूमि है 20%, फॉरेस्ट है 66% पर, और अदर यूजेज है 5% पर। ठीक है, उसके बाद है कनाडा के अंदर है 5% क्रॉप लैंड है, 4% है आपकी पैस्चर है, और 39 फॉरेस्ट पार्ट है, और 52 है क्या है आपका अदर यूजेस।
इसी तरह से आपको पूरे टेबल को पढ़ लेना है कि कहाँ पर कितनी परसेंटेज पे क्रॉपलैंड यानी फसलें उगाई जाती है, कितना पार्ट जो है पेस्चर है, कितना पर फॉरेस्ट है और कितने पर अदर यूजेस हुए हैं। इस तरीके से आप पूरे टेबल को अपना पढ़ोगे, ठीक है। ओके, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कहता है भूमि को हम वर्गीकृत कर सकते हैं स्वामित्व के आधार पर भी। बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर भी, जैसे प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड यानी निजी भूमि और कम्युनिटी लैंड जिसे सामुदायिक भूमि कहते हैं। निजी लैंड इट मीन्स जिसमें आपके खेत हैं, आपके प्लॉट हैं किसी एक व्यक्ति के, तो वो प्राइवेट लैंड होती है। और कम्युनिटी इट मीन्स जो बहुत सारी कम्युनिटी के होते हैं, जैसे आपके गाँव में जैसे पंचायती भूमि बोलते हैं, उस तरह की जो कम्युनिटी लैंड बोलते हैं उसको, तो वो कम्युनिटी भूमि होती है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। प्राइवेट जो भूमि होती है उस पर किसी व्यक्तियों के द्वारा स्वामित्व होता है, वेयर जबकि कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी। जबकि जो सामुदायिक भूमि होता है उस पर स्वामित्व होता है कम्युनिटी समुदाय का, फॉर कॉमन यूजेज सामान्य उद्देश्यों के लिए, लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर जैसे चारे के संग्रहण के लिए, फ्रूट्स फलों के लिए, नट्स अखरोट और मेडिकल हर्ब्स या फिर जो औषधीय झाड़ियां हैं पौधे हैं उनके लिए संग्रहण किया जाता है सामुदायिक भूमि का। दिस कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इस सामुदायिक भूमि को सामान्य संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। सामान्य संपत्ति संसाधन क्या है, यानी जो आपके गाँव में जो ऐसी भूमि होती है जैसे पंचायती भूमि बुलाता है, उस पर सबका अधिकार होता है, किसी एक का नहीं होता है। यानी आप उस पर कभी धर्मशाला बना लेते हैं या कोई दूसरे यूजेज जो गांव की एरिया के जैसे फेयर वगैरह लगते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो गांव की ही प्रॉपर्टी में आता है, तो इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी हम कह सकते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स, लोग और उनकी मांगे आर एवर ग्रोइंग, वो सदा बढ़ती ही रही हैं। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, लेकिन जो भूमि की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता है वो सीमित है। यानी जो लोग हैं उनकी डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन भूमि तो नहीं बढ़ रही, भूमि तो उतनी ही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहते हैं भूमि की जो गुणवत्ता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी अलग है। मतलब एक स्थान पर कहीं ज़्यादा उपजाऊ है, कहीं पर कम उपजाऊ है, कहीं पर पानी ज़्यादा है, कहीं पर पानी कम है। पीपल स्टार्टेड इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। लोगों ने भी कहता है इस भूमि का कमर्शियल एरियाज वाणिज्यिक क्षेत्रों बनाने में भी इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी मकान कॉम्प्लेक्सेस बनाने शुरू कर दिए इन द अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में। एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो इसका उपयोग कहता है कृषि योग्य भूमि के रूप में इसका फैला हुआ। टुडे द वास्ट चेंजेज इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेज इन अवर सोसाइटी। आज जो है विशाल बदलाव भूमि के उपयोग करने के तरीके आल्सो रिफ्लेक्ट दर्शाते हैं द कल्चरल चेंजेज इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में आए हुए सांस्कृतिक बदलावों को भी दिखाते हैं। यानी आजकल पहले हम केवल गाँवों में क्या करते थे, केवल अपने खेतों पर फसलें उगाते थे, लेकिन आजकल क्या होने लग गया, हमने मैरिज पैलेसेस बनाने शुरू कर दिए। गाँव में भी आपने देखा होगा, पहले नहीं होता क्योंकि उससे भी वो भी हमारी एक इनकम का सोर्सेज है। तो इससे भी हमारी जो कल्चरल है उसको भी हम कल्चरल चेंजेज हैं उनको भी देखते हैं सोसाइटी के अंदर। लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि निम्नीकरण, लैंड स्लाइड्स भूस्खलन, सोइल इरोजन भूमि का कटआउट, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स। डेजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान का बढ़ना आर द मेजर थ्रेट्स, ये कहते हैं मुख्य कहते हैं कमियां हैं टू द इन्वायरमेंट हमारे पर्यावरण की, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे कृषि के फैलाव के कारण, एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के कारण हम क्या करते हैं, जो वन है जंगल है उनको काट रहे हैं और मकान बनाने के लिए और कहते हैं कृषि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को उपयोग करते हैं, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, उस पर इफेक्ट डाल रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम, आपने समय के साथ साथ यूज़ के देखा होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो आप बहुत सारे एरिया में जंगल देख रहे हो, मकान बहुत कम है। दूसरी फिगर, सेकंड फिगर क्या आपने देखा, यहाँ पे बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है धीरे धीरे, यहाँ पे क्रॉप लैंड कम होगी। थर्ड में आपने देखा पूरा ही आपको क्रॉप बहुत ही कम दिखाई दे रही है, और फोर्थ पार्ट में तो क्रॉप बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, मतलब बहुत ही जो कम पार्ट है उस पर क्रॉप है, बाकी बिल्डिंग्स हैं, कहीं रोड्स हैं, कहीं ट्रेन्स के लिए बना हुआ है, कहीं पर कुछ बना हुआ है, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं। तो इससे के कारण जो है हमारा पर्यावरण जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस पर पड़ रहा है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज कहता है भूमि संसाधन के
संरक्षण के भूमि से जो संसाधन है उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, कहता है बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी सदा बढ़ती हुई मांग हैज़ लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, वो कहता है एक बहुत बड़े पैमाने का विनाश के कारण को बढ़ा रही है। और फॉरेस्ट जंगल विनाश के पैमाने पर आ गए हैं। कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लॉसिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज, और इसके कारण जो कृषि योग्य भूमि है वो अपने प्राकृतिक संसाधनों को खोती जा रही है। Therefore, इसलिए द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड, इसलिए जो वर्तमान दर है डिग्रेडेशन भूमि निम्नीकरण की मस्ट बी चेक्ड, उसे अवश्य रोकना चाहिए। एफोरेशन यानी वनारोपण करके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके, लैंड रिक्लेमेशन भूमि में सुधार करके, और रेगुलेटिंग यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, और जो कहता है लगातार हो रहे रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को रोक करके, एंड फर्टिलाइजर्स और उर्वरकों का, एंड चेक्स ऑन द ओवरग्रेजिंग, और जो भूमि पर चरवाए हैं उनको रोक करके आर सम ऑफ द कॉमन मेथड, ये कुछ सामान्य तरीके हैं यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, जिसके जरिए हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं, भूमि का संरक्षण किया जाता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके हम भूमि को बचा सकते हैं। फर्टिलाइजर और कीटनाशक जो हैं उनका उपयोग न करके भी, और दूसरा जो ओवरग्रेजिंग है उसको रोक कर भी हम भूमि को जो डिग्रेडेशन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, उसको बचा सकते हैं। लैंडस्लाइड्स क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जो भूमि, एक होता है सोइल इरोजन भूमि का कटाव, एक होता है लैंडस्लाइड्स, एक होता है लैंड डिग्रेडेशन, इनमें भी डिफरेंस है। अब लैंडस्लाइड्स क्या है, लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस ऑफ अर्थ डाउन अ स्लोप, यानी क्या है ये मास मूवमेंट, एक बहुत बड़ा कहता है मूवमेंट है ऑफ रॉक, चट्टानों की एक बहुत बड़ी हलचल है, डेब्रिस ऑफ अर्थ डाउन अ स्लोप, जो पृथ्वी के नीचे कहता है नीचे की ढलानों में होती है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, अक्सर ये भूकंप के कारण होती है। फ्लड्स एंड वोल्केनोज, बाढ़ और ज्वालामुखी के कारण होता है। ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड, एक लगातार लंबे समय तक होने वाली बारिश भी जो होती है वो भारी भूस्खलन का कारण बन सकती है। दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर, जो पानी के बहाव को रोक सकती है फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कॉज हावोक, कहता है द फॉर्मेशन ऑफ रिवर, जो नदियों का जो पानी का जो ब्लॉक है, कैन कॉज, वो कारण बन सकता है वो बहुत बड़े तूफान का, तबाही का, टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम्स, जो इसके झरनों के नीचे बसे बसाव के लिए, ऑन इट्स ब्रस्टिंग इन द हिली टेरियन स्लाइड्स, कहता है हिली जो पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड, वो मुख्य और व्यापक तौर पर फैला हुआ है नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा है। दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो अक्सर प्राकृतिक कहता है जीवन और संपत्ति पर प्रहार करती है। एंड ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, और उसमें एक बहुत ही मुख्य चिंता का विषय मतलब लोगों के लिए बन गया है। एक केस स्टडी के अनुसार ए मासिव लैंडस्लाइड्स हिट पणजी विलेज नियर रिकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कहता है एक बहुत भारी भूस्खलन हुआ जिसने पांगी विलेज जो था वो कहाँ पर है, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है पांगी विलेज, उसमें भूस्खलन बहुत ज़्यादा हुआ। एंड डैमेज द 2 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड, और इसके कारण 200 मीटर के फैलाव का हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है उसका वो नष्ट हो गया। नेशनल हाईवे नंबर 22, जिसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 22। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंसिव ब्लास्टिंग ऑफ पांगी विलेज, ये भूस्खलन लड़खड़ाया हुआ था बाय ब्लास्टिंग ऑफ पांगी विलेज, पांगी विलेज के अंदर ब्लास्टिंग के प्रभाव के कारण। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स, कहता है ब्लास्टिंग के कारण ये जो कमज़ोर क्षेत्र की जो ढलानें हैं कोलैप्स, वो गिर गई। एंड कॉज इंटेंस चेंज डैमेज, और ये बहुत अधिक गहरे नुकसान का कारण बनी। टू द रोड, सड़कों का, नियर बाई विलेजेस, और उसके नज़दीक स्थित गाँवों का। द पांगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड, पांगी गांव को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया। टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ, प्राकृतिक जीवन के किसी भी नुकसान से बचाने के लिए। अच्छा,
मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है? एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ इम्प्रूव्ड अस टू अंडरस्टैंड। कहता है जो अग्रणीय साइंटिफिक टेक्निक है, वैज्ञानिक तकनीकी, हैज़ इम्पावर्ड अस, उन्होंने हमें शक्तिशाली बनाया है, टू अंडरस्टैंड, समझने में, व्हाट फैक्टर कोज लैंडस्लाइड्स की कौन से घटक है जो भूस्खलन का कारण बनते हैं, एंड हाउ टू मैनेज देम, और हम उनको कैसे नियंत्रित या कैसे मैनेज कर सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स, कुछ जो व्यापक मिटिगेशन टेक्निक्स हैं, तकनीकी है, ऑफ लैंडस्लाइड्स आर फॉलो, ये वो नीचे दी गई है। फर्स्ट है हैज़र्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया। सबसे पहले जो लोकेट, उन क्षेत्रों में जो उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र स्थित है उनकी मैपिंग करना। प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, जिसके कारण भूस्खलन होता है। हैंस, इसके अलावा सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड बाय बिल्डिंग सेटलमेंट, ताकि इसके जो ऐसे क्षेत्रों को जो बसाव के क्षेत्र हैं उन पर कहते हैं बिल्डिंग बनाने से बचा जा सके। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनेशन वॉल टू स्टॉप लैंड फॉर स्लिपिंग। कंस्ट्रक्शन जो रिटेनेशन है, कहता है निर्माण का जो कार्य है दीवार वगैरह बनाने का, टू स्टॉप लैंड, भूमि पर उसे रोका जाता है, फॉर स्लिपिंग, यानी स्लिपिंग ढलानों वाली भूमि पर उसे बनाने से रोकना चाहिए। इंक्रीज इन द वेजिटेशन ओवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, कहता है लैंडस्लाइड भूस्खलन को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पति को उगाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल, दो जो कहता है धरातल की जो ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स, उसको नियंत्रित करना चाहिए, टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड, भूस्खलन के को रोकने के लिए, अलोंग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फॉलोज, पानी के बहाव के और झरने के बहाव के साथ। नेक्स्ट है आपका सोइल क्या होती है? अब हमने पढ़ा लैंड के बारे में, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सोइल का। द थीनी लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, जो पतली सी दानेदार परत होती है, कवरिंग द सरफेस, जो धरातल को ढककर रखती है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, इज कॉल्ड सोइल, उसे क्या कहते हैं? मिट्टी। यानी मिट्टी क्या होती है? जो आपकी पृथ्वी का जो ऊपरी धरातल है उस पर जो दानेदार जो परत है, जो पृथ्वी को जिसने ढक रखा है, वो क्या है? आपकी सोइल यानी मिट्टी। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, यह कहता है भूमि के साथ बड़ी नज़दीकी के साथ जुड़ी होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, भूमि का जो रूप होता है वो कहता है मिट्टी के किस्म को निर्धारित करता है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी जो है वो कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है, मिनरल खनिजों से, एंड विदर्ड रॉक, और टूटी हुई चट्टानों से, फाउंड ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं। यानी मिट्टी को बनने में बहुत सालों लग जाते हैं। ये जो हमारी चट्टानें हैं टूट करके, और मिनरल है, खनिज है, इनसे टूट करके धीरे धीरे कई सालों में मिट्टी तैयार होती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ विदरिंग, ये सब होता है टूटने की प्रक्रिया के द्वारा। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स, कहता है उचित जो मिक्स है मिनरल्स का, खनिजों का, एंड ऑर्गेनिक मैटर और कार्बनिक पदार्थों, मेक द सॉइल फर्टाइल, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यानी मिट्टी उपजाऊ किससे बनाती है? राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रही है ये आपकी पेरेंट रॉक है। पेरेंट रॉक कौन सी है? जो पृथ्वी का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है पेरेंट रॉक है। ये है विदर्ड रॉक मटेरियल, यहाँ पे जो टूटी हुई चट्टानें और जो पदार्थ होते हैं ये है। उसके बाद आता है आपका थर्ड पार्ट है सोयल, सब सोयल सैंड, सब सोयल मिट्टी, यानी ऊपरी परत, जो मिट्टी सबसे ऊपर वाली जो परत है उसके नीचे का उपभाग, विद सैंड, स्लिट एंड क्ले, जो भी